नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ के वो कौन कौन से जिले हैं जो नक्सल प्रभावित हैं? बीजापुर, सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, राजनांदगांव, कोंडागांव। वहीं राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोंडागांव को अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। अब जरा बात आंकड़ों की करें तो गृह मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट और लोकसभा में दिए जवाब के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 सालों में, यानी कि अगर हम बात करते हैं 2011 से लेकर 2020 तक के आंकड़ों की, तो छत्तीसगढ़ में 3722 नक्सली हमले हुए। हालात कितने सुधरे, किस हद तक सुधरे, कितने हमले बढ़े, कितने कम हुए, इन आंकड़ों से तरफ छत्तीसगढ़ में सरकार की नक्सल नीति को लेकर बहस छिड़ गई है। सीएम बघेल ने नक्सलियों को किसी भी प्लेटफॉर्म पर बातचीत के लिए कहा है, तो वही बीजेपी सरकार से उनकी नक्सल नीति को लेकर सवाल पूछ रही है, जिसके बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। आज चर्चा हम इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं। नक्सल नीति पर तकरार, बीजेपी कांग्रेस में आर पार, जुड़ेगा हमारे साथ एक खास पैनल भी, लेकिन उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। नक्सल समस्या का हल क्या है? कैसे नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब में कई दशकों से बहस छिड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में भी एक बार फिर से ये मुद्दा चर्चा में है। इसकी वजह बना सीएम भूपेश बघेल का नक्सलियों को बातचीत का न्योते वाला बयान। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने कई मुद्दों पर मीडिया से बात की। नक्सलियों से बातचीत के सवाल पर उन्होंने कहा कि नक्सली देश के संविधान पर विश्वास करें, सरकार नक्सलियों से किसी भी प्लेटफॉर्म पर बातचीत के लिए तैयार है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो योजनाएं चला रही हैं, उससे जनता का विश्वास बढ़ रहा है और नक्सली लगातार पीछे हट रहे हैं। क्या इस कदम में आगे बढ़े क्या सरकार? मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, यदि नक्सली भारत के संविधान पर विश्वास व्यक्त करे, किसी प्लेटफॉर्म में बात करने के लिए। सीएम के बयान पर बीजेपी ने सरकार की नक्सल नीति पर ही सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस में सोचने समझने की शक्ति नहीं है। पहले सरकार अपनी नक्सल नीति स्पष्ट करे। एक भी नई चीजें उन्होंने नहीं की और उनको पहले बातचीत के लिए तैयार है नहीं। उनको अपनी नक्सल नीति बनानी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को सोचने समझने की अकल नहीं है। कांग्रेस का दिमाग वामपंथी लोग हैं और वामपंथी का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन ये नक्सली है। इसलिए पहले उनको नीति स्पष्ट करनी चाहिए कि नक्सलियों के बारे में हमारी ये नीति। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि उनकी नीतियों की वजह से नक्सल हिंसा में कमी आई है। विपक्ष इन दावों को नकार रहा है। अब सवाल ये है कि आखिरकार नक्सल समस्या को लेकर सरकार की घोषित और आधिकारिक नीति है क्या? नक्सल मुठभेड़ और आत्मसमर्पण की खबरों के बीच बीच में शांति वार्ता की पेशकश की बातें पिछले कई सालों में आती जाती रहती हैं, लेकिन समाधान क्या निकला? हालात और तस्वीर सामने है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार बातचीत से नई शुरुआत होगी? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आम जनता और सुरक्षा बलों के सामने हथियार उठाने वाले नक्सली देश का संविधान मानेंगे? रायपुर से सत्य प्रकाश और रजनी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नक्सल नीति पर जिस तरह से तकरार देखने को मिल रही है और बीजेपी कांग्रेस में आर पार देखने को मिल रहा है, इस पर हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज खास पैनल जुड़ रहा है। बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कांग्रेस नेता नितिन भंसाली जुड़ रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। और सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जी आपसे ही लूंगा। सर, छत्तीसगढ़ हो या फिर और भी नक्सल प्रभावित राज्य हो, वहां पर लगातार बातचीत को लेकर एक ठोस समाधान कभी नहीं निकल पाया। बयान जरूर सामने आए, कहा जरूर किया गया, लेकिन अगर हम नतीजों की बात करते हैं तो उसका कुछ ठोस परिणाम देखने को नहीं मिले। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बार कहा है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर नक्सलियों से बातचीत करने के लिए तैयार है अगर भारत के संविधान को वो मानते हैं। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल दिव्यांश जी, जहां तक प्रयास की बात है तो भारत सरकार और नक्सल प्रभावित जितने राज्य हैं या आपस में अलग अलग प्रावधान के तहत प्रयास किए हैं। तो पहली बात यह, संवैधानिक दायरे में चर्चा की बात हो रही है तो संविधान के प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बात की गई है, इसको प्रमुखता के साथ रखते हुए
संविधान के आर्टिकल 244, जिसमें 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची की व्यवस्था है, साथ ही साथ ये कहा जाता है दूसरे पक्ष के द्वारा वंचित वर्गों की बातें हैं, तो वंचित वर्गों के लिए संविधान के 16वें भाग में 330 नंबर से 342 आर्टिकल जो है हमारा, उसके तहत भी चर्चा की जा सकती है। और इसके अलावा और हम बात करें तो वैधानिक दृष्टिकोण से, तो वैधानिक दृष्टिकोण से भी चर्चा हो सकती है। और वैधानिक दृष्टिकोण में जैसे 1958 का जो कानून है या 1967 का कानून है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि 50 से लेकर के 2000 के दशक तक जो कानून आया। लेकिन तीसरा आता है दिव्यांग जी, जो आपका प्रश्न है और मुख्यमंत्री जी जो बोले, वो है प्रशासनिक और सरकारी। तो इसके लिए बातचीत आवश्यक है, इसके लिए सीज फायर भी आवश्यक है, इसके लिए चुनाव में और सक्रियता की आवश्यकता है, साथ ही साथ नक्सलियों को प्रतिनिधित्व देने की भी बात है। इन सब दृष्टिकोणों से विशाल हृदय रख करके दोनों पक्ष चर्चा करेंगे तो बिल्कुल एक अच्छा प्रयास माना जाए। ठीक है, नितिन मसाली जी, बीजेपी आपसे पूछ रही है कि सरकार अपनी नक्सल नीति स्पष्ट करे, साफ करे। बीजेपी को तो पूछने का अधिकार नहीं है। नक्सल नीति की बात करते हैं 2003 में, बता दूं दिव्यांश जी मैं आपको, 2003 में ये 3 ब्लॉक में था ये नक्सलवाद, सिर्फ बस्तर संभाग के कोंटा, सुकमा और दंतेवाड़ा के आसपास। इन 15 वर्षों के इनके कुशासन की वजह से, इनकी नीतियों की वजह से नक्सलवाद जो है ये 14 जिलों तक पहुंच गया। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के गृह जिले में भी नक्सलवाद पहुंच गया। तो ये तो इस विषय में बात ना करें तो बेहतर है। हम विकास, विश्वास और सुरक्षा, हमारे 3 मंत्र हैं, हम इन 3 मंत्रों पर काम कर रहे हैं। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नक्सली आए, संविधान को माने, जो भारत में रहेगा उसे भारत का संविधान मानना होगा। संविधान को माने, आए, किसी भी प्लेटफॉर्म पर राज्य सरकार, शासन, प्रशासन नक्सलियों से बातचीत के जरिए समाधान करने हेतु बिल्कुल तत्पर है और तैयार है। फिर भी आप देखिए, इसके बावजूद नक्सलवादी घटनाओं में छत्तीसगढ़ में लगातार कमी हुई है। केंद्र की एक रिपोर्ट ये बताती है कि केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में 82% नक्सली वारदातों में भी कमी आई है। तो ये विकास है, ये नीतियां हैं जो राज्य सरकार की, इसका प्रभाव निश्चित तौर पर बस्तर में देखा जा सकता है। ठीक है, राजीव चक्रवर्ती जी, नितिन जी तो यहां दावा कर रहे हैं कि नक्सल जो घटनाएं हैं उसमें कमी आई है, काफी हद तक कमी आई है। दूसरी तरफ वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी उस वक्त क्या हालात थे, 3 ब्लॉक से 14 ब्लॉक तक नक्सलवाद बढ़ गया, और आप उल्टा बीजेपी से, माफ कीजिएगा, कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं कि आपकी नक्सल नीति क्या है। दिव्यांग जी, नक्सल आंदोलन, नक्सलवाड़ी में चारू मजूमदार और कानून संज्ञान ने 64 में शुरू किया था। उस समय सूबे में, पूरे भारत में कांग्रेस की राज्य सरकारें भी थी, केंद्र की सरकारें थी। अब मैं इसको लेकर नहीं जाना चाहता कि इतने वर्षों में, 30 वर्षों में आपने खात्मा क्यों नहीं किया। नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद था, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हमको विरासत में मिला। ये तो केंद्र सरकार की राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति है कि सारे आतंकवाद, चाहे सीमा पार के आतंकवाद हो या उत्तर पूर्व का आतंकवाद हो, जहां पे त्रिपुरा की आतंकवाद हो या मणिपुर में लाल डेंगा की सरकार थी जो तिरंगा को रोज जलाया करते थे वो लोग। तो ऐसे लोगों से भारत देश अगर आज आगे आया है तो देखिए, जैसे कैंसर का इलाज होता है रेडिएशन, ऑपरेशन और उसके बाद कीमोथेरेपी, तो नक्सलवाद को भी जहां तक भारतीय जनता पार्टी समझती है कि जैसे अमित शाह जी ने यूनिफाइड कमांड की बैठक की, 7 राज्यों के लोगों को मिला, वो बात अलग है। बीच बीच में भूपेश बघेल जी अपनी बारी बोलेंगे, पहले बोलने देते हैं, अपने डीजीपी को भेज देते हैं और वो ये संदेश देते हैं कि मैं इन बैठकों में हिस्सा नहीं लेना चाहता, मेरी रुचि नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन देखिए, ये जो लाल आतंक है, इस पे जो लड़ाई है, पुनर्वास नीति झारखंड भी चला रही है, घर वापसी, और दूसरे राज्य भी चला रहे हैं, बिहार में भी चला रहे हैं। नहीं, राजीव चक्रवर्ती जी, तो जो सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री लेकर राजीव जी सवाल है आपको, उसमें क्या एतराज है अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नक्सलियों के सामने ये बात रख रहे हैं कि अगर वो भारत संविधान को मानते हैं तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। देखिए दिव्यांश जी, जो हार्डकोर नक्सली, आप अगर डाकू के कहेंगे कि आप डकैती छोड़ दीजिए, वो कभी नहीं छोड़ेगा।
बिल्कुल बोल रहे हो। नक्सली का पहली विचारधारा यह है कि वो कहते हैं कि हमको मशीन गन में विश्वास है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमें वोट की मशीन में हमको भरोसा नहीं है। बैलेट और बुलेट की लड़ाई चल रही है, वो बैलेट पे भरोसा नहीं करते, बुलेट पे भरोसा करते। आप उनसे आह्वान कर रहे हो तो आह्वान कर लो छोटे लेवल के जो जिनका की माइंड विकसित किया जाता है कि आप नक्सलवाद में आ जाओ, वो ग्रामीण आते हैं और दोनों तरफ से मारे जाते हैं। इसका तो सबसे ज्यादा परिणाम यही होगा कि जो यूनिफाइड कमांड की बैठक करके इनका सफाया इनके मान में घुसकर, जैसे महेंद्र कर्मा जी थे और डॉक्टर रमन सिंह थे, जो उन्होंने सलवा जुड़ूंगा आंदोलन चलाया था, किसी हद तक वो सफल भी हुआ था, उसी प्रकार से पुनर्वास नीति तो चंद्राकर जी ने भी चलाया। तो ये हमारा फार्मूला, उनका फार्मूला बेहतर रहा, इस पर जो है सियासी बहस छिड़ गई है कि हमारे फार्मूले में ज्यादा दम था, हमारे फार्मूले ज्यादा दम है और उसी से नक्सलियों का हल निकलेगा, नक्सलियों का खात्मा होगा। सर दिव्यांश जी, इसमें बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। एक एक्सपर्ट के रूप में हम चर्चा करें तो 2012 से जो पॉलिसी बनी यूपीए के सरकार के समय और उसके बाद एनडीए के सरकार के समय, इसमें मिलजुल करके काम करने का प्रयास किया गया। जब गृह मंत्री राजनाथ जी होते थे तो उस समय इसके ऊपर समाधान एक नारा ही दिए थे और समाधान के ऊपर वो कई बिंदुओं के ऊपर चर्चा किए थे। तो यहाँ पर मूल बात यह है कि मोदी जी भी जब छत्तीसगढ़ आए थे और बस्तर गए थे तो उस समय मोदी जी का स्टेटमेंट था 3 फार्मूला का। पहला फार्मूला यह था कि हमें अब काउंटर करना चाहिए। काउंटर इस दृष्टिकोण से कि सरकार सड़क बनाती है, बिजली देती है, पोल लगाती है, लेकिन उसको नक्सली गिरा देते हैं, यह हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। दूसरी बात मोदी जी बोले थे कि जब उनका खुफिया एजेंसी हो सकता है हमारे बीच में, तो हम उनके बीच में क्यों नहीं कर सकते। और तीसरी बात वो बोले थे विकास की गति को तीव्रता दें। तो यहाँ पर यही बात भूपेश बघेल जी भी कह रहे हैं कि संविधान के दायरे में प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से जो फार्मूला है, पहला फार्मूला है संवैधानिक, दूसरा है विधि सम्मत, तीसरा प्रशासनिक और सरकारी, चौथा कहलाता है विकासात्मक और पांचवा कहलाता है सुरक्षात्मक। तो विकासात्मक उदारता है और सुरक्षात्मक ये कठोर होता है। तो मूल बात ये संपूर्ण देव भी कहना कि सिर्फ नक्सलवाड़ी से ये इसका आगाज हुआ, ये एक मिथक है। उस समय हमार बाड़ी, तुम्हार बाड़ी, नक्सलबाड़ी, ये जो कैचमेंट एरिया था वहां का एटमॉस्फियर था, वहां से हुआ है। तो मूल बात ये है कि यहाँ पर भूपेश बघेल सरकार जो प्रस्ताव रखी है उसमें सरकार को निश्चित रूप से बातचीत के ऊपर, समझौते के ऊपर, या फिर विकास कार्यों को और जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए, या फिर सरकारी बुनियादी जो अधोसंरचनाएं उनको गतिशीलता देते हुए अगर संविधान के दायरे में बातचीत होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में किया, इसी तरह ठीक है। अगर संविधान के दायरे में बातचीत होती है तो एक सकारात्मक कदम होगा, एक सकारात्मक पहले से बता रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नितिन मसाले जी। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जा रहा हूं जरा। सर, जन घोषणा पत्र आपको याद होगा आपकी कांग्रेस का, जब सरकार नहीं बनी थी और जनता के बीच पहुंचे थे, उसमें पॉइंट नंबर 22 था। मैं एज इट इज पढ़ रहा हूं सर उसको। नक्सल समस्या के समाधान के लिए नीति तैयार की जाएगी और वार्ता शुरू करने के लिए गंभीरता पूर्वक प्रयास किए जाएंगे। प्रत्येक नक्सल प्रभावित पंचायत को सामुदायिक विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिससे कि विकास के माध्यम से उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। तो क्या उसके बाद नक्सल नीति को लेकर कोई ब्लूप्रिंट सरकार पेश कर सकी, नहीं पेश कर सकी? तो क्या ये वजह है आज इस मुद्दे पर सियासत हो रही है? देखिए, ये समस्या मैंने जैसा कि बताया 3 ब्लॉक से 14 जिलों में भाजपा ने पहुंचाई। अब आप कहें नीति की बात, हाँ, हमने जन घोषणा पत्र में जो पॉइंट नंबर 22 बताया उसमें हमने जो कहा था उस पर काम कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं जब तो केंद्र की रिपोर्ट में ये आ रहा है कि 82% नक्सली वारदातों में कमी आ चुकी है छत्तीसगढ़ में। और देखिए, कोंडागांव जो बस्तर का एक जिला है उसको अति संवेदनशील नक्सली क्षेत्र से बाहर किया गया। क्यों किया गया? जहां पर एक और लगातार नक्सलवाद जिलों में बढ़ते जा रहा था, 3 ब्लॉक से 14 जिलों में पहुंचा, यहां पर कम होने की कगार पर है, वारदातें भी कम हो रही हैं। देखिए, सुरक्षा, विकास और
विकास, सुरक्षा और विश्वास, इन 3 चीजों पे हम काम कर रहे हैं। नक्सलवाद चुनाव जीतने से, किसी दल के वोट मिलने से खत्म नहीं होगा। ये जनता के दिल जीतने से, वहां के आदिवासियों के दिल जीतने से इस समस्या का समाधान होगा। और प्रदेश की भूपेश सरकार ने वहां की जनता का दिल नितिन जी, एक टेक्निकल सवाल। नक्सलवाद से नहीं, इमली, बहुए और चिरंजी की खुशबू से पहचाना। नितिन जी, मैं टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूं कि किसी भी क्षेत्र में नक्सलवाद अगर कम हो रहा है या गतिविधियां कम हो रही हैं, तो क्या उसके लिए पूरी तरह से स्टेट ही जिम्मेदार है या सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी भी जिम्मेदार है? मैं बात छत्तीसगढ़ की नहीं कर रहा हूं, मैं उन सभी राज्यों की बात कर रहा हूं जहां पर नक्सलवाद हावी है। बहुत बढ़िया, मैं छत्तीसगढ़ की बात करूंगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में रहता हूं। देखिए, यहां पर सरकार ने विकास कार्य तो किए, बंद पड़े स्कूल शुरू करवाए, अस्पताल खोले, कॉलेज खोली। जहां पर सड़कें नहीं थी वहां पर सड़कों का जाल बिछाने का सरकार ने काम किया। जब विकास बढ़ा, साथ ही हमने वहां पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कैंप खोले। कैंप खोलने से जहां पर विकास कार्य नहीं पहुंच पा रहे थे वहां पर विकास कार्य भी पहुंचने लगे। और खुद ही आप देखिए, केंद्र के आंकड़े बता रहे 82% नक्सली वारदातों में कमी आई है। और छत्तीसगढ़ में कोई जिला यदि अति संवेदनशील नक्सल क्षेत्र से मुक्त होता है तो इसके लिए तो बीजेपी को भी इस काम की तारीफ करनी चाहिए। और जवानों का, हमारे पुलिस जवानों का, सीआरपीएफ के जवानों का, सारे जवानों का, वहां तैनात अधिकारियों का हौसला बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे नक्सलवाद से जुड़े लोग भी आपकी टीवी डिबेट को इसमें अभी हम लोगों को देख रहे होंगे। तो जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं भी दोहराता हूं कि भाई किसी भी प्लेटफॉर्म पर राज्य सरकार आपसे बात करने के लिए ठीक है। राजीव चक्रवर्ती जी, बात करें। राजीव चक्रवर्ती जी, कांग्रेस हर मोर्चे पर, फिर चाहे वो आंकड़ों की बात हो, विकास की बात हो, जनता की सुरक्षा की बात हो, कह रहे हैं कि हर मोर्चे पर नक्सलवाद के खिलाफ हमारे कदम कारगर रहे हैं। आप इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं। देखिए, नितिन जी मेरे मित्र हैं, उन्होंने धीरे से सारा क्रेडिट खुद ले लिया। और ये पैरामिलिट्री फोर्स हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने भेजा, ये कर दिया गया, ये पैरामिलिट्री फोर्स भेज दिया, तो क्या कर दिया भाई? 2 बटालियन की जरूरत होती है, 4 बटालियन की जरूरत है। आपातकाल लगा क्या सहयोग किया? अच्छा नितिन जी, आप बोल रहे हैं क्या सहयोग किया? केंद्र ने क्या सहयोग किया? मैं आपके समय डिस्टर्ब नहीं किया। इतना अच्छा काम आप कर रहे थे, इतनी अच्छी नीतियां आपकी, तो ये पूरे बस्तर से बताया गया। नितिन जी, रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज। चंद्राकर जी के जाना है, मुझे फाइनल क्वेश्चन लेना है उनसे, प्लीज। गलत बात कीजिए। ठीक है, जल्दी से बात पूरी कीजिए। राजीव जी, बात पूरी कीजिए जल्दी से। बोलते रहेंगे, मैं सुनता रहूंगा। राजीव जी, टाइम कम है, बात पूरी कीजिए अपनी। बड़ी ऐसा नहीं होता। राजीव जी, बस कम है। देखिए, जो मैंने कहा दिव्यांश जी कि नक्सलवाद को दवाई से और सर्जरी से ठीक करनी पड़ेगी। दवाई है पुनर्वास नीति, और ऐसा पुनर्वास चंद्राकर जी, आप फाइनल कमेंट, यूपी चुनाव में घूमते रहे, सोल्यूशन क्या है? क्या हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं या फिर क्या कर रही है? चंद्राकर जी बोलेंगे टाइम कम है, टाइम कम है, वेट। चंद्राकर जी आप बोलिए, क्या किया? बीजेपी कांग्रेस के दोनों मेहमानों से मेरी गुजारिश है, कम से कम चंद्राकर जी की रिस्पेक्ट कर लीजिए आप। कम से कम चंद्राकर जी की रिस्पेक्ट कर लीजिए प्लीज सर। चंद्राकर जी। जी चंद्राकर बोलिए। बिल्कुल दिव्यांश जी, चूंकि यह विषय आंतरिक सुरक्षा का विषय है और आंतरिक सुरक्षा में स्टेट भी आती है और केंद्र भी आती है, दोनों मिलकर के कॉम्बिनेशन बना करके अगर इसका समाधान बातचीत से हो सकता है, समझौते से हो सकता है, तो एक प्रयास बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, देखने वाली बात होगी क्या ये प्रयास मिलकर किया जाता है या फिर इस मुद्दे पर लगातार यूं ही सियासत जारी रहती है। राजीव चक्रवर्ती जी, नितिन मंत्राली जी और डॉक्टर राजेश चंद्राकर जी, आप तीनों का शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।